हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली द चैप्टर ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी में हमें बताया जाएगा इस चैप्टर में थ्रू आउट कि हमारे आसपास जो ये अप्लायंसेज हैं ये कैसे वर्क करते हैं, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ देयर वर्किंग। आप अच्छे से जानते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। So basically what is law of conservation of energy? Energy can neither be created nor destroyed, right? So हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो इसी सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है इलेक्ट्रिसिटी से। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हमारे अप्लायंसेस कैसे काम करते हैं वो अप्लायंस टू अप्लायंस वेरी करता है, बट द वेरी वन थिंग दैट इज कॉमन बिटवीन ऑल द अप्लायंसेस इज द इनपुट। हम इनको इनपुट क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ द थिंग इज के हाउ डज इट वर्क, और इसमें एनर्जी का जो फ्लो है वो कैसे होता है। ठीक है। सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिसिटी हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा चार्जेस को। हमें चार्जेस के बारे में एक बेसिक आइडिया होगा। हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा एटम्स के बारे में। हमारे एटम्स की डिस्कवरी जब हुई, क्या क्या उसमें स्टेप्स थी, कैसे हमारी एटम की शेप हुई, वो अभी यहां मैटर नहीं करती। हमें फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो एटम होता है, पहले ये हमारा मानना था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, उसे आप डिवाइड नहीं कर सकते। बट फर्दर रिसर्च से, स्टडीज से, एक्सपेरिमेंटेशन से पता चला कि उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रिसिटी का जो ये एनर्जी की जो ये फॉर्म है, इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होने के लिए हमें वो चीजें रिकॉल करनी पड़ेंगी। ठीक है। ये एक तरह से चार्ज बेस्ड क्या है, आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। नंबर वन, आपको पता है हमारा फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, हमारे किचन अप्लायंसेस हो गए, कोई भी चीज है वो हर चीज इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ठीक है। अब बेसिक नेसेसिटी, बिल्कुल सही। फिर हमारे पास क्या है? चार्ज बेस्ड एनर्जी है ये। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी जो है इसमें चार्ज की इन्वॉल्वमेंट है। चार्ज की इन्वॉल्वमेंट कैसे है मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा। अच्छा, फिर क्या है? इट इज बेसिकली ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हम इसमें जो एनर्जी देते हैं किसी भी डिवाइस में, लेट सपोज कीजिए हम एक फैन की बात करते हैं। सो दिस इज द फैन, और ये हमारे क्या है, उसके विंग्स हैं। अब होता क्या है कि आप इसको इनपुट देते हैं, जो आप इसको इनपुट देते हैं वो क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ई। और बदले में जो ये आपको आउटपुट देता है वो होती है आपकी मैकेनिकल एनर्जी। ये रोटेट करता है हवा को, हमारे पूरे के पूरे रूम में या कहीं अपने ऑफिस में जो भी है वहां पर क्या करता है? पूरी हवा को क्या करता है? रोटेट करता है, आपको विंड देता है बेसिकली। तो आप इसको इनपुट क्या दे रहे हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? मैकेनिकल एनर्जी। नाउ द पॉइंट इज के इसके अंदर इनपुट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और वो कैसे काम करती है? सो ये बेसिकली क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कैसे होगी हम समझेंगे। उसके बाद हमारे पास मैंने आपसे डिस्कस किया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसको हमने क्या बोला हुआ है? पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसका नाम हमने। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने नेगेटिव चार्ज बोला हुआ है। जैसे हम किसी का भी नाम रख देते हैं तो उस नाम से क्या होता है, हमारे लिए इजी हो जाता है उसको एक तरह से फिगर आउट करना, हमारे लिए इजी हो जाता है उसको पहचानना। अब क्लास में अगर हम बच्चों का नाम नहीं रखेंगे तो टीचर को कैसे, अगर टीचर को किसी बच्चे को कॉल करना है तो वो कैसे कॉल करेगा उसे? सो बेसिकली ऐसे ही हमारे जो ये चार्ज हैं, हमने इनको नेम किया, इनकी नेमिंग की। एक को पॉजिटिव बोला और एक को नेगेटिव बोला, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। तो बाय कन्वेंशन है कि हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने चार्ज को डिफरेंशिएट करने के लिए एक को पॉजिटिव बोल दिया और एक को नेगेटिव बोल दिया। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज दिया गया उसको नेगेटिव बोला गया, प्रोटॉन का जो चार्ज है उसको पॉजिटिव बोला गया। राइट। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, टाइप ऑफ चार्ज। ये हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। राइट। उनकी बस नेमिंग है और कुछ नहीं है, उनका बिहेवियर डिफरेंट है, तो यू नीड टू कीप अ डिफरेंट नेम सो दैट इट बी इजी टू डिफरेंशिएट। राइट। सो अब ये हुआ कैसे? हमारा ये चीज हम प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, आप लोगों ने शायद क्लास में की भी होगी। हम क्या करते हैं, हमारा जो रूलर होता है, स्केल जो होती है, उसको हम क्या करते हैं? रब करते हैं अपने हेयर के साथ, और फिर हम क्या करते हैं? पेपर की जो बिट्स होती हैं उनको हम टेबल पे रखते हैं।
फिर हम उसको उसके पास लेके आते हैं, हमें क्या पता लगता है कि वो पेपर की बिट्स जो है वो क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही हैं, और हम अपने आप को आइंस्टाइन फील करते हैं। ठीक है, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे हुआ ये? तो बेसिकली है क्या, ये चीज एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म की गई और फिर इनको नाम दिया गया। ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर आप रब करोगे एक दूसरे के साथ, तो रबिंग से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि लेट सपोज कीजिए ये मेरे पास एक रॉड है और ये मेरे पास क्या है, एक क्लॉथ है। अब आप इनको रब कर रहे हो, राइट? सो जब आप इसको रब करोगे तो यू आर यूजिंग सम एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो जो एनर्जी आपने इनपुट दिया है वो आपको आउटपुट की फॉर्म में कैसे नजर आएगा, चार्ज की सेपरेशन हो जाएगी। जब आप इनको रब करते हो तो कुछ चार्ज जो है वो यहां से यहां मूव कर जाता है और इसका कुछ चार्ज यहां मूव कर जाता है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये दोनों बॉडीज हमारी क्या बन जाती हैं, चार्ज्ड बॉडीज बन जाती हैं। चार्ज मूव कर रहा है मतलब आपका, जैसे तो आपको एटम की अच्छे से समझ होगी, हमारा जो एटम होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के बाहर हमारे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। उन शेल्स में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो जो चार्ज का ट्रांसफर है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर बॉडी। अब लेट सपोज कीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, राइट? हम छोड़ देते हैं इसको कि हमारा जो ये चार्ज है, मैंने पॉजिटिव चार्ज को भी ट्रांसफर किया हुआ है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट जस्ट दी नेगेटिव चार्ज। और रियलिटी भी यही है कि नेगेटिव चार्ज ही क्या होता है आपका, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है ऑन रबिंग। नाउ व्हाट विल हैपन इज कि इससे इलेक्ट्रॉन क्योंकि जा चुके हैं, दिस विल बिकम अ पॉजिटिव बॉडी, और इसमें इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, सो दिस विल बिकम अ नेगेटिव बॉडी। नाउ फॉर हाउ मच टाइम दिस विल हैपन, or the condition will remain stable, some from we can say some minutes or we can say some seconds। उसके बाद क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जब जो चार्ज बॉडीज होती हैं तो एटमॉस्फेयर का जो चार्ज है उसमें अनस्टेबिलिटी आती है और वो चीजें जो है दोबारा से क्या हो जाती हैं, स्टेबल हो जाती हैं। मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज ये एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन्स लेके ये भी स्टेबल हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो हमारा ये क्लॉथ है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका था, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके एटमॉस्फेयर के साथ क्या ले लेगा, स्टेबिलिटी ले लेगा। बट माय पॉइंट वाज कि जब आप इनको रब कर रहे हो तो बॉडीज के ऊपर चार्ज आ रहा है, जो हम स्केल और पेपर बिट्स के साथ कर रहे थे। सो दिस इज द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। ये जो एनर्जी है ये एक चार्ज बेस्ड एनर्जी है। जब आपका चार्ज किसी एक पोजीशन से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है, तो जब वो मूव कर रहा होता है तो आपको पता होगा हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जाहिर सी बात है वो एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो बहुत स्पीड से मूव करता है। और जब भी कोई बॉडी स्पीड से मूव कर रही है तो द एनर्जी पोजेस्ड बाय दैट बॉडी इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। आई होप यू रिमेंबर। सो बेसिकली हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं ये जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी पे वर्क करते हैं, जिसको हम फेमसली इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ये एक्चुअल में है क्या, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा प्रोटॉन की मूवमेंट नहीं होती। पहले हमारा ये मानना था, हमारे साइंटिस्ट ये मानते थे कि आपका प्रोटॉन जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव करता है, और इसकी वजह से हमारे साइंस में कॉम्प्लिकेशन भी आई थी, इसको हमने फर्दर रिजॉल्व कर लिया था। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा हमारे पास क्या है कि चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, और वो कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है जी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, एक बात और याद रखेंगे, हमारे पास जो ये चार्ज होते हैं, कमिंग अगेन टू दैट, ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को अगर आपस में रब किया जाएगा तो जो चार्ज होगा उसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव। दूसरा, अगर इबोनाइट रॉड और वुलन क्लॉथ को आप रब करोगे तो चार्ज आपका जो रॉड पे आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, इनकी हम एक छोटी सी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। एंड द प्रॉपर्टी इज कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एंड व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? If I have a body that is positively charged and I place another body that is also positively charged, so they will repel each other. They will push each other in the opposite directions. This charge will be pushed in the east direction, and this charge will be pushed in the west direction. The same happens when the two magnets are brought together. अब आप दो मैग्नेट्स को जब क्लोज लेके आओगे तो अगर उनके लाइक पोल्स को आप पास लेके आते हैं तो दे आर रिपेल्ड, और जब अनलाइक पोल्स को लेके आते हो तो दे आर बेसिकली अट्रैक्टेड। वही चीज यहां पे होगी। तो अगर आप पॉजिटिव पॉजिटिव को लेके आएंगे तो वो भी रिपेल करेगा, एंड व्हेन नेगेटिव इज ब्रॉट नियर टू नेगेटिव, सेम थिंग हैपेंस।
and when positive is brought near negative, they both attract each other. So this is the property, a very basic property of charges. Let's move on to the next part, and the next part is electric charge. Undoubtedly इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं. सो वी मेजर इट इन कूलम. ये हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी. जैसे कि लेट्स सपोज कीजिए मैं अपना वेट करता हूं, राइट. इफ आई वे माई सेल्फ, तो मेरा जो वे है वो मेरा जो वेट हो गया या उसको वे बोल लीजिए, वो बेसिकली क्या है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसलिए उसको मैं मेजर कर पा रहा हूं. तो मेरी वेइंग मशीन शो करेगी 70 kg 80 kg कुछ भी, राइट. तो आप मेजर कर पा रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसको मेजर करने के लिए आप एक यूनिट भी असाइन करते हैं. सो इन द सेम वे अगर मेरे पास कोई बॉडी चार्ज्ड है, पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, तो उसका चार्ज जो है मैं मेजर करूंगा एंड द यूनिट यूज्ड विल बी कूलम्स. जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग सब्जी वगैरह खरीदते हैं, तो वी मेजर इट इन, या हम उसको लेते हैं तो हम शॉपकीपर से बार्गेनिंग वगैरह जो करते हैं वो केजी के हिसाब से करते हैं, राइट. तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम वहां पे केजी यूज कर रहे हैं. यहां पर हमारा चार्ज भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और उसको मेजर करने के लिए हम किस यूनिट को यूज करेंगे, कूलम को. नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर क्यू, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, राइट. एंड अब मुझे पता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है, राइट. और मैंने कहा कि उसके ऊपर जो चार्ज है वो प्रोटॉन से डिफरेंट है, तो मैंने उसको नेम कर दिया कि वो एक नेगेटिव चार्ज है. अब उस पे चार्ज होगा कितना, the amount of charge will be 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, right. in the same way यहां पे भी होगा 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो. so the basic difference between an electron and proton is the polarity. हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नेगेटिव यूज करेगा और प्रोटॉन के ऊपर हम पॉजिटिव लगाएंगे, so that we could differentiate दैट इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो डिफरेंट है किससे, प्रोटॉन से. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, द फॉर्मूला. अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरे पास कोई चार्ज बॉडी है और उसमें कितना चार्ज है उसके ऊपर, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई विल बी यूजिंग द फॉर्मूला n into e. अगर वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो आप यूज करेंगे n into e, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो उसमें नेगेटिव पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, तो आप इलेक्ट्रॉन को यूज करोगे. अगर कोई बॉडी, सो दिस इज फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है. अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो जाहिर सी बात है उसमें प्रोटॉन ज्यादा हैं, तो उसके लिए आप यूज करोगे Q इज इक्वल्स टू NP. तो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है. N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड E स्टैंड्स फॉर द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वैल्यू दी मैंने आपको. P स्टैंड्स फॉर द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, वैल्यू दी मैंने आपको. तो हमारे पास जो N है वो क्या है, काउंट है. अगर मेरे पास कोई बॉडी है, मैं बोलता हूं उसमें 1 लाख चार्ज है, 1 लाख प्रोटॉन्स हैं, तो मैं N की जगह पे 1 लाख लिख दूंगा और P की जगह पे प्रोटॉन का चार्ज लिख दूंगा. दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो भी अमाउंट आएगा वो उस बॉडी का क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, राइट. इजी. द नेक्स्ट इज 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं. सी, मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन पे 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है. तो ये चीज श्योर शॉर्ट है कि ये पार्टिकल, ये जो चार्ज है, जो अमाउंट है, ये बहुत छोटा है. जैसे कि लेट सपोज कीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरा 1 लीटर जो है दैट इज इक्वल्स टू 1000 स्पून्स. लेट सपोज कीजिए, लेट सपोज. तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि 1 लीटर एक बड़ा अमाउंट है और एक 1 स्पून एक छोटा अमाउंट है. बहुत सारे स्पून्स मिलके एक बिगर अमाउंट देते हैं 1 लीटर का. इन दी सेम वे मेरे पास जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो स्पून की तरह है, वो एक बहुत छोटा अमाउंट है, और ये सारे मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं. ठीक है, तो कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर 1 कूलम पॉजिटिव होगा तो आप बोलोगे इतने प्रोटॉन्स, राइट. मैंने लिखा है चार्ज पार्टिकल. अगर ये माइनस होगा, अगर ये माइनस है, अगर ये प्लस है, तो चार्ज पार्टिकल की जगह पे इतने आपके पार्टिकल्स होंगे. इस पे एक अच्छा खासा एमसीक्यू बन सकता है ये वैसे भी, या ये क्वेश्चन थ्योरी में भी आ सकता है. In the next slide, I will be showing you how to calculate this value, right? So, if I am talking about positive, then there will be protons, and if I am talking about negative, then this amount of electrons. They make 1 coulomb charge. So remember, 1 coulomb जो है वो एक bigger amount है, just like 1 liter. और आपका जो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ये छोटा अमाउंट ऑफ चार्ज है, like 1 spoon. कंपैरिजन समझ में आया? चलिए, let's move on to the next part. And the next part is how many electrons, or I can say how many protons
मेक 1 कूलम चार्ज। जो मैंने आपको पीछे वैल्यू बताई, अब नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड के ये कैलकुलेट कैसे की जाती है। अगर इन केस कैलकुलेट करना आ जाए तो कैलकुलेट कैसे की जाएगी, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, यू विल बी यूजिंग यूनिटरी मेथड। आप इससे अच्छे से वाकिफ हैं, आप इसको अपनी प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में 6, 7, 8 से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, तो बस वही आपको आजमाना है, ठीक है। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो बहुत कम होता है एक कूलम के कंपैरिजन में, तो हमें एक कूलम ढूंढना है। तो अगर मुझे यहां पर वो पूछता है कि +1 कूलम, तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन, और अगर वो मुझसे पूछता है -1 कूलम, तो आई विल बी यूजिंग द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैं आपको बताता हूं, लेट सपोज कीजिए मैं यहां पे आपका +1 कूलम चार्ज के बारे में पूछ रहा हूं, द सेम गोज फॉर -1 कूलम चार्ज। द डिफरेंस इज, इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग में आई विल बी राइटिंग 1 प्रोटॉन इज इक्वल्स टू +1.6 10⁻⁻19 कूलम, राइट। और अगर मुझे वो -1 कूलम में पूछता है कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आई विल बी राइटिंग 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू -1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना बेसिक सा डिफरेंस है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो इसको देखते हैं। अब यहां पे आपको 1 कूलम बनाना है ऐसे, तो आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, इसको 1 कूलम करने के लिए इस वैल्यू को नीचे यहां ले आएंगे। सो दिस विल बी 1.6 10⁻⁻19 प्रोटॉन्स, राइट। अब ये -19 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19। सो 1 कूलम विल बी 10⁻19 अपॉन कितना हो जाएगा, 1.6 प्रोटॉन्स, राइट। अब एक डेसिमल हम यहां से लेंगे और एक जीरो इससे लेंगे हम, तो ऊपर क्या बच जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, 100। तो मतलब कि 100 इंटू 10⁻18 अपॉन हो जाएगा 1.6 या 16। मैंने एक डेसिमल था वो ऊपर ले गया मैं 0, और एक मेरे पास 19 था, उसकी मैंने एक 0 कम करके मैंने इसको 100 बना दिया, राइट। सिंपल मैथ्स है। और दिस विल बी इक्वल टू 1 कूलम। सो द नेक्स्ट पार्ट विल बी, नाउ दीज टू कैन बी डिवाइडेड। ये आपका 100 अपॉन 16 हो जाएगा इंटू 10⁻18 प्रोटॉन्स मेक 1 कूलम, एंड 4 4s 4 25s। आप फर्दर डिवाइड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 6.25 10⁻18 प्रोटॉन्स मेक 1 कूलम चार्ज। इन द प्रीवियस स्लाइड दिस वाज ओनली द वैल्यू, ठीक है जी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये चीज हुई है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब आपको पता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आपकी एक चार्ज बेस्ड एनर्जी है, तो चार्जेस को बेसिकली ट्रेवल करना पड़ता है। आई टोल्ड यू दैट दिस इज दी basically the kinetic energy of the moving electrons. So when electrons move, they move through materials. अब हमने क्या किया है, materials को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। Some are called conductors and some are called insulators. Now let us try to understand what do we mean by these two. Any material can be called as a conductor if it allows the flow of electrons through it, and if a material doesn't allow the electrons to flow through it, we call it a insulator. तो सिंपल सा फंडा है। Now the next thing is कि what makes a particular material a conductor or an insulator? तो this is basically the presence of free electrons or we can say free ions, ठीक है जी। मैं इसको थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करता हूं। लेट सपोज कीजिए आप नमक की बात कीजिए, हमारा जो टाटा सॉल्ट होता है, नमक होता है जो हमारा, अगर आप उसको वाटर में डाल के डिसॉल्व कर देते हैं तो आपके पास जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। अगर आप उसके थ्रू करंट पास करेंगे, मतलब आप एक सेल लीजिए, उसमें उसके दो एंड से आप वायर्स लीजिए, एक वायर पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव डजंट मैटर, बल्ब को अटैच कर दीजिए, फिर बल्ब से वायर लेके उसको पानी में डिप कीजिए, और जो सेल का दूसरा एंड था उसको भी पानी में डिप कर दीजिए आप, ठीक है। लेट्स सपोज कीजिए ये मेरे पास मेरा सेल हो गया, इसमें जो ये वाला पार्ट है ये इसका बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट होता है, एंड दिस स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव एंड दिस स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। द फ्लैट पार्ट जो है उसको नेगेटिव कहा जाता है एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे, यहां से एक वायर लेंगे, उसको बल्ब के साथ अटैच कर देंगे, राइट। बल्ब आपको इजीली अवेलेबल होता है, यहां से एक वायर लेंगे और उसको ऐसे निकाल लेंगे। इन दी सेम वे यहां से वायर लेंगे और यहां पे आप क्या करेंगे, इस तरह से कंटेनर लेंगे। पहले आप कंटेनर में
सिंपल सॉरी जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, ठीक है, वो आपको आपके किसी बैटरी वाली शॉप से मिल जाता है डिस्टिल्ड वाटर, जो हम कार्स में डालते हैं, कार की बैटरी में डालते हैं, राइट। वो लीजिए आप, फिर आप इसको एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। द बल्ब विल नॉट ग्लो। देखिए बल्ब तब ग्लो करेगा जब उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी। आई टोल्ड यू कि इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी हमारी बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। तो चार्ज फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब चल रही है, तो आपका बल्ब यहां पे ग्लो नहीं करेगा। बट अगर आप इस वाटर को, डिस्टिल्ड वाटर को रिप्लेस कर देते हैं टैप वाटर से, तो ये हल्का हल्का ग्लो करेगा। और अगर आप इसको रिप्लेस करते हैं सॉल्ट वाटर से, नमक वाले पानी से, तो ये आपका बल्ब अच्छे से ग्लो करेगा। 3 इडियट्स मूवी देखिए, उसमें वो वाला सीन देखा है जब वो दीवार पे मूत्र विसर्जन कर रहा होता है तो उसको करंट लगता है। तो बेसिकली वहां पर ये समझाया गया है कि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आमिर खान यही बोलता है कि इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों ने पढ़ा तो है बट कभी अप्लाई नहीं किया, बट जो आमिर खान है वो उसको अप्लाई भी करता है। तो द पॉइंट इज कि जो सॉल्ट वाटर है वो एक कंडक्टर है, ठीक है, उसके थ्रू करंट पास कर सकता है। डिस्टिल वाटर के थ्रू, जो प्योर वाटर होता है या जो रेन वाटर होता है, उसके थ्रू पास नहीं करता। सॉल्ट वाटर के थ्रू कर जाता है। ये आप आगे जाके हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड। बट नाउ मैं आपको यह क्लियर करता हूं कि जो डिस्टिल्ड वाटर है इट इज कंसिडर्ड एज एन इंसुलेटर क्योंकि करंट पास नहीं कर रहा। सॉल्ट वाटर इज कंसिडर्ड एज अ कंडक्टर क्योंकि करंट पास कर रहा है, राइट। सो जो भी मटेरियल होगा जिसके थ्रू करंट पास कर सकता है उसे कंडक्टर कहा जाएगा, जिसके थ्रू पास नहीं करेगा उसे इंसुलेटर कहा जाएगा। एंड द बेसिक रीजन इज बिहाइंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो मेरे पास जो सॉल्ट वाटर है उसमें या तो फ्री आयंस हैं, कैसे हुए वो अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। आप इतना याद रखने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई चीज कंडक्टर है तो उसमें फ्री आयंस हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिसमें करंट पास नहीं हो रहा उसमें नहीं है। चलिए, तो इन कंडक्टर सम इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड लूजली। अच्छा, रीजन क्या है कि कंडक्टर्स में फ्री आयंस क्यों होते हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के, सम ऑफ देम आर लूजली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई, तो वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं कंडक्शन के लिए। इंसुलेटर्स में वो दे आर स्ट्रांगली हेल्ड, द इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियाई एंड एज अ रिजल्ट वो अवेलेबल नहीं होते कंडक्शन के लिए, ठीक है। एंड कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने मटेरियल्स के। लेट अस डिफरेंशिएट देम बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सिल्वर, हमारे पास जो इस टाइम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, लेटेस्ट एनर्जी का सोर्स चल रहा है, वो सोलर एनर्जी चल रही है। सोलर पैनल्स होते हैं हमारे, गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी भी कर दिया है। जो कुछ उसमें स्क्वायर फीट का एरिया है हमारे टेरेस का, तो अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी हो या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो, अगर उसका स्क्वायर फीट एरिया ज्यादा है गिवन स्टैंडर्ड से, तो उनको सोलर पैनल लगाना कंपलसरी है। तो जो सोलर पैनल्स होते हैं उनमें सिल्वर से क्या होती है, आपकी कनेक्शंस दिए होते हैं, तो एज अ रिजल्ट सिल्वर विल बी कंसिडर्ड एज अ कंडक्टर, ठीक है। ग्लास, अब आपका जो बल्ब है, हमारे घर में जो बल्ब होता है, तो बेसिकली उसका आउटर मटेरियल जो है या जो हमारी ट्यूबलाइट भी है, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लास। तो अगर आप उसको टच करते हैं व्हाइल इट इज ग्लोइंग, तो आपको करंट नहीं लगेगा। दैट मीन्स करंट कैनॉट फ्लो थ्रू इट, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज इंसुलेटर। वुड जो है, हमारे बहुत सारे टूल्स होते हैं जिनको बेसिकली हम क्या है, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के काम में हमारे यूज में आते हैं। हमारे बोर्ड्स होते हैं, दे आर मेड ऑफ वुड। तो व्हेन वी टच देम वी डोंट फील एनी इलेक्ट्रिक शॉक। सो बेसिकली ये आपका क्या है, इंसुलेटर है। ग्रेफाइट, हमारा जो बैटरी का सेल होता है उसमें जो सेंट्रल रॉड होती है वो ग्रेफाइट की होती है। आपने जरूर कोई ना कहीं बुक में ये पढ़ा होगा कि हम एक पेंसिल को दोनों तरफ से शार्प करके और उसमें वायर को कनेक्ट करके, उस जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, जो पेंसिल की हमारी लिड होती है, वो बेसिकली ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, तो उसके थ्रू करंट पास हो जाता है। हम इसको यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में। सो दिस इज अ कंडक्टर। डिस्टिल्ड वाटर अभी डिस्कस किया गया, इंसुलेटर, और सॉल्ट वाटर डिस्कस किया गया आपके साथ, इट इज कंडक्टर, ठीक है। सो आई होप आपको इंसुलेटर और कंडक्टर का डिफरेंस समझ में आया होगा, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने आज की क्लास में कवर अप किए हैं, बेसिकली एक जनरल इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिसिटी का। इन दी कमिंग क्लासेस वी विल डिस्कसिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जितने भी टॉपिक्स हमारे हैं, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।